हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेरी बात सुनो, इसमें से एक 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि है कुछ नहीं यहाँ पर, सिर्फ तुम्हें 2 फॉर्मेट जो है वो मगअप करने। अब सर आप ऐसा बोल रहे हो कि रटना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास, है ना, क्योंकि ये फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है शेड्यूल 3 में, तो हमको इसको ऐसे ही करना है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली 2 है हमारे पास फॉर्मेट्स, पहला है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी एक बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो बैलेंस शीट है यहाँ पर 2 ही अपने को स्टेटमेंट्स याद करने। क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं पहले बता देता हूँ। हर बार क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल बनते हैं इसमें से कि आपको कोई चीज़ दी हुई रहेगी, जैसे उन्होंने बोला कि सर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नाम की एक चीज़ है, अब आप इसका मेन हेड और सब हेड बताओ। ठीक है, मेन हेड और सब हेड बताओ। तो ये आता है बेटा, हमको क्या लिखना है कि ये आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटीज में डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के नाम पे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आएगा, मतलब क्वेश्चन आएगा वेयर विल यू फाइंड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, या इन बैलेंस शीट वेयर यू हैव टू राइट डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। तो यू हैव टू राइट के अंडर मेन हेड, अंडर लिक्विडिटी एंड लायबिलिटीज इन नॉन करंट लायबिलिटीज वी हैव टू राइट डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसका पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब। देखो एक क्वेश्चन ऐसा वाला देख लो, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सब प्रैक्टिस करने, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, होंगे कैसे वो मैं बता दूंगा। पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, find the heads and subheads under which the following items will appear in the balance sheet of a company as per schedule 3 part 1 of Companies Act 2013। मतलब मेन फॉर्मेट के हिसाब से ये चीज कहाँ पे आएगी। सबसे पहली चीज दी हुई है ना, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो मेन हेड पहले तो लिखना है कि ये भैया एसेट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम लिख दो, क्या फर्नीचर एंड फिक्सचर कहाँ पे आता है, तो एसेट्स के अंदर। कहाँ पर एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स में, अंदर उसके कहाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आएगा अपना फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ठीक है, हर बार ये वाली चीज दी है, एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। हमने एक एडवांस पे किया है किसी को, हमने एडवांस पे किया है और वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला एसेट है, मतलब एसेट है ना, तो ये एसेट साइड आएगा। नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में ये चीज आएगी। तो ऐसे अब ये कौन सी चीज कहाँ आ रही है, जैसे अक्रूड इनकम, आपको पता है जो इनकम हमें मिलनी है दैट इज अक्रूड इनकम, हमारे लिए एसेट्स होते हैं, तो ये करंट एसेट्स के अंदर आएगा, अदर करंट एसेट्स में। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे आपको करनी है। बेसिकली दिस विल बी गिवन एंड ये कहां पे आएंगे, ये वाली चीजें आपको देखनी है। इसी चीज को अपन आगे देख लेते हैं कि क्या है अपना मेन फॉर्मेट, और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। ठीक है, समझे बात को, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही, ये क्वेश्चन आने ही वाला है एग्जाम में। सिंपल है तरीका इसका, थोड़ा सा समझ के चलना, फॉर्मेट को आपको याद करना है। ठीक है, सबसे पहला 2 तरीके से ये बैलेंस शीट जो है वो डिवाइडेड होती है। सबसे पहले आपकी आएंगी यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और दूसरा पार्ट आएगा आपका एसेट्स का। ठीक है, तो एक है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसको हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट बोलते हैं, और एक एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में मेन 4 हेड हैं आपके पास। सबसे पहला शेयर होल्डर का फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट थोड़ा सा कम आता है ये, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, ये 4 चीजें आपके पास हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज यानी फिक्स्ड लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज यानी जो 1 साल के अंदर खत्म हो सकती है, वो करंट लायबिलिटीज। हर चीज़ में बता देता हूँ ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, सिर्फ रटना भी नहीं है, आपको समझना भी है। ठीक है, ये तो आपको ये बिल्कुल ऐसे याद करना पड़ेगा कि भाई किस चीज़ के अंदर क्या आता है। तो इसमें तो यार कोई भाई इसका कोई एक्रोनिम बना लो आप, या आपको जैसे भी याद करना हो। आप मुझसे पूछोगे कि सर आप कैसे करते थे, मैं तो सीधा बता रहा हूँ, जैसे बचपन में वो काऊ का ऐसे याद किया था ना, उसी तरीके से इस बैलेंस शीट को आप याद करो कि इक्विटी लायबिलिटीज, उसके अंदर ये आएगा, 10 बार लिख लो, बैलेंस शीट तुम्हारे परमानेंट दिमाग में चली जाएगी, क्योंकि अभी तो ये यूज़ होगी, आगे भी यूज़ होगी, आगे आप कोई भी कॉमर्स का कोर्स उठाओगे ये चीज़ यूज़ होने वाली है, तो आपको अच्छे से करनी है। शेयर होल्डर फंड्स में 3 चीज़ें आएंगी। सबसे पहला तो शेयर कैपिटल, अच्छा शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अगर मैं इस वाली सी को हटा दूं तो ए भी तो अपन कंपनी की बैलेंस शीट में भी करते हैं, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये भी थोड़ा सा कम आएगा अगेंस्ट शेयर वारंट्स वाली चीज़, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछ ही सकते हैं भाई, है ना। ठीक है, ये एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, हमको एप्लीकेशन मनी मिला, अभी तक शेयर्स अलॉट नहीं किए, वो मनी यहाँ पे आता है। नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज, तो उसमें सबसे पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो आपने बड़े टर्म के लोन लिए हैं। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, मतलब ऐसी टैक्स लायबिलिटी है जो मैंने आगे वाले सालों पे पुश ऑन करके रखी है, इसको बोलते हैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी।
अब नेट लिखा हुआ है, इसका मतलब समझते हो ना आप? नेट का मतलब है, क्या होता है नेट का मतलब? तुम बताओ मुझे पता है, आपको पता होगा ये चीज। नेट का मतलब आप मुझे कमेंट्स में बताओ। नेट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो भी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपके यहाँ पे आएंगे। करंट लाइबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा, याद रखना। सिर्फ वर्ड प्रोविजन आ जाए, सिर्फ वर्ड प्रोविजन आ जाए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कंसिडर करना है आपको। सिर्फ वर्ड प्रोविजन आ जाए तो, आएगा नहीं, वैसे तो लिखा हुआ ही रहेगा, पर फिर भी मैंने आप बता दिया, सिर्फ वर्ड प्रोविजन आ जाए शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर कंसिडर करना है। ठीक है भाई, ये तो हो गया। दूसरा देख लेते हैं एसेट्स। तो एसेट्स के अंदर भी मतलब दो हेड्स है मेन, एक तो लॉन्ग टर्म यानी फिक्स वाले नॉन करंट एसेट्स, और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये वाला हेड ना थोड़ा सा खुद में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एसेट्स इसके अंदर आ जाते हैं। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। खुद में ही बहुत बड़ा हेड है, इसको अच्छे से याद करना आप। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा इसमें। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे आपके पेटेंट्स हो गए, गुडविल हो गई, ये सारी चीजें यहां पर आएंगी। ट्रेडमार्क्स हो गए, ये सारी चीजें इंटेंजिबल एसेट्स, आई होप आपको पता होगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये दोनों वही हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब फिक्स एसेट्स है ना। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस का मतलब कोई फिक्स एसेट बन रहा है, आपकी बिल्डिंग बन रही है, ऐसा कुछ, ये सब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। कोई पेटेंट के लिए आप अभी फाइल किया है, पेटेंट आपको मिला नहीं है, पर पैसा खर्च कर चुके हो आप उसके पेटेंट के लिए, मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आपने बनाई है तो टेक्नोलॉजी में खर्चा लगता है, उसके बाद वो जाके रजिस्टर होती है, तो उसके बीच में पूरा पैसा तो लग गया ना, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जैसे बिल्डिंग बन रही होती है बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर वही कोई इंटेंजिबल एसेट बन रहा है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कोई टेक्नोलॉजी बन रही है, तो उसको इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट बोलेंगे। इसके बाद आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा नाम है इसका। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये सारी चीजें डायरेक्टली आएंगी, इसका कोई नाम परिवर्तन नहीं होता है। करंट एसेट्स में और क्या आएगा? तो करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, जिसको स्टॉक भी बोल सकते हैं, वो इन्वेंट्री बोलते हैं लेकिन यहाँ पर। ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, इक्विवेलेंट्स होते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह वाले नाम से आएगा, लेकिन मोस्टली डायरेक्टली। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। करंट, अब जब ये आएगा ना थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि दो ही हेड है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। लेकिन मैं ये फिर बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखना। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स सब आते हैं, उसके अंदर भी चार चीज़ें आती हैं। तो बस यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि पता है पूरे एसेट्स में से अगर कुछ बना ना, तो यहाँ से बनने के चांसेस 90% है। आप अभी जब क्वेश्चंस करोगे ना, तो भी आपको दिखेगा कि हाँ यार ये चीज़ ज़्यादा आ रही है। अभी भी अपन ने देखा जो फिक्स एंड फिक्सचर्स एंड फर्नीचर वाला, उसको भी अपन यहाँ पे ही डालेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में। समझे बात को? तो यार इसको याद करना है तुम्हें, आराम से पॉज करो उसको, वीडियो को, पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है इसको आप याद करो, अच्छे से याद करो, एंड उसके बाद आप आगे क्वेश्चंस पे बढ़ सकते हो। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। जब अपन P&L के स्टेटमेंट पे जाते हैं, तब आप एक बात याद रखना, ये स्टेटमेंट भी आपको याद तो करना ही है, बिकॉज अगेन किसके अंदर क्या आता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चलेगी। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं ना, तो अगर मैं बाइफरकेट करूँ कि यार सर एक बात बताओ कि बैलेंस शीट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं परसेंटेज में, और प्रॉफिट एंड लॉस से, तो मैं बोलूँगा 75% चांसेस ये हैं कि आपके बैलेंस शीट से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उसमें हेड्स एंड सब हेड्स हैं। 25% चांसेस ये हैं कि यहाँ से भी वो क्वेश्चन आ सकते हैं। ये फॉर्मेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेरेटिव कॉमन साइज के लिए। मैं इसके जस्ट बाद कंपेरेटिव कॉमन साइज की वीडियोस लाऊंगा, वहां पे मैं इस फॉर्मेट का एक और तरीका है जिसको इसको लिखने का, वो मैं वहां पे बता दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो के लिए क्या जरूरी है कि आप इस वाले फॉर्मेट को थोड़ा 10-12 बार पढ़ लो, 1-2 बार लिख के देख लो, ताकि याद तो आपको ये भी हो जाए, क्योंकि मेजर हेड्स इसमें बहुत सिंपल है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, ये मेजर हेड है इसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप अदर इनकम ऐड करते हो तो आपकी मोस्टली टोटल इनकम आ जाती है। फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे वही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, ये टोटल रेवेन्यू। अब इसके बाद आती है एक्सपेंसेस की बारी। तो बेटा एक्सपेंसेस जो है, वैसे तो अपन जब आगे फॉर्मेट्स करेंगे वहां पे अपन COGS और अदर एक्सपेंसेस लिख देंगे बस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अदर एक्सपेंसेस, यहाँ पे थोड़ा बाइफरकेट करना पड़ता है, वो बाइफरकेशन बस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ।
पहला तो एक्सपेंसेस में COGS लिखोगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, COGS बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आप लिख दोगे, ठीक है। वही अच्छा फॉर्मेट में एक चीज मैंने सबसे पहले ही बताना थोड़ा सा भूल गया, हर बार फॉर्मेट में 2 साल बनते हैं आपके, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। इन क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत है नहीं, यहाँ पे करंट ईयर और यहाँ पर प्रीवियस ईयर ही हमेशा होगा। फॉर्मेट मेन यही बोलता है कि करंट ईयर के जस्ट सामने लिख दो, उसके पीछे लिखो प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स थे वो। तो यही फॉर्मेट हमेशा आपके पास रहेगा, ओके। इतना मतलब का नहीं था क्योंकि हेड्स एंड सबहेड्स पूछे जाते हैं। एनीवे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अब यार यहीं पे अगर मैं इन सबको एक साथ देख लेता हूं ना तो COGS कहलाता है ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं सबको एक साथ देख लेता हूं, सबको मतलब सबको, इन तीनों को, तो COGS दिया हो या ये दिया हो, यहां पर ये सब आते हैं। इसके बाद और बाकी एक्सपेंसेस क्या है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट जो आपके शेयर्स वगैरह इशू करने में जो कॉस्ट लगती है, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, एंड इसके बाद आ जाता है टोटल एक्सपेंसेस। अब आपके पास 2 मेन हेड आ गए, एक हो गया टोटल रेवेन्यू, एक हो गया हेड टोटल एक्सपेंसेस। जब टोटल रेवेन्यू को टोटल एक्सपेंसेस में से माइनस करोगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, यानी ये कॉलम है, ये कॉलम है, इस कॉलम में से इस कॉलम को माइनस कर रहे हो आप, इसमें से ये वाला कॉलम माइनस कर रहे हो आप, ओके। तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसमें से आप टैक्स माइनस कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पूरे पीरियड का जो भी प्रॉफिट है वो दिखाता है कि भैया आफ्टर टैक्स आपके पास इतनी बचत हुई है। दिस इज द फॉर्मेट, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मेट एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। चलिए सर, अब बस देखो, पॉज कर लो, चाहो तो आराम से इसको पढ़ो, और अगर कोई भी फिगर या किसी एक चीज में डाउट हो, मैं पहले देख लेता हूं कि कहीं पे कोई डाउट होगा क्या। आई थिंक कहीं पे भी आपको कोई डाउट नहीं होना, सिंपल सी चीजें जो था वो मैंने बता दिया, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह। तो आई थिंक ये पूरा सिंपल है, समझ के चलना आगे, है ना, सिर्फ रट के मत चलना, ऐसा नहीं सिर्फ ही रटा, क्योंकि रटना तो थोड़ा सा है ही, क्योंकि फॉर्मेट अब कंपनीज एक्ट में दिया है तो हर कंपनी वैसे ही फॉलो करती है। पॉज करके इन 2 फॉर्मेट्स को अच्छी तरह अगर आप याद कर लेते हो, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन के टाइप्स क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। 2 या 3 ही टाइप के क्वेश्चन है। पहला तो एक क्वेश्चन है, मतलब सिंपल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपेंसेस के अंदर क्या आता है, आप वो लिख दो, या फिर वहाँ नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या आती हैं चीज़ें, आप वो लिख दो। तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, और बाकी हेड्स एंड सब हेड्स पूछे जाते हैं, यही 2 टाइप के क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे पूछा, एन्यूमरेट द सब हेडिंग्स व्हिच आर शोन अंडर द हेड नॉन करंट एसेट्स। भाई नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या दिखता है आप सब बता दो। तो आपको पता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके अंदर भी 2-3 चीज़ें जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिखती है, डिफर्ड टैक्स एसेट दिखता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स यहाँ पे दिखते हैं। तो ये आपने फॉर्मेट याद किया, सीधा सीधा लिख दिया, 3 मार्क आपके जेब के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। इसके बाद भी देख लेते हैं और क्या है। XYZ Limited is in the process of preparing its balance sheet as per Schedule 3 Part 1 of कंपनी से। अच्छा, इस चीज को याद कर लेना, 1 मार्क में ये क्वेश्चन बनता है कि किस हिसाब से अपनी बैलेंस शीट बनती है, किस शेड्यूल में बनती है। तो इट इज Schedule 3 Part 1, Schedule 3 Part 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये खुद में एक 1 मार्क क्वेश्चन है भाई बेटा, जो बन सकता है ना। तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो 1 मार्क क्वेश्चन, Schedule 3 Part 1 कंपनीज एक्ट 2013, Schedule 3 Part 1, Schedule 3 Part 1 कंपनीज एक्ट 2013, इसमें दिया होता है फॉर्मेट, ओके। चलो, एंड प्रोवाइड्स इट्स ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन अंडर व्हाट हेड एंड सब हेड विल द कंपनी शो स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स इन इट्स बैलेंस शीट। तो लूज टूल्स कहाँ दिखेंगे, तो देखो लूज टूल्स या जो भी है तो एसेट्स। तो मेन हेड जो आ जाएगा, हेड कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा करंट एसेट्स। एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स में, क्योंकि 1 साल के अंदर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को अपन मानते हैं कि यूज हो जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। सब हेड कहाँ पे आएगा सॉरी, इन्वेंट्रीज, ठीक है। मतलब स्टॉक, इन्वेंट्रीज, स्पेयर्स, ये सारी चीजें इन्वेंट्री के अंदर दिखती हैं, समझे बात को। तो ऐसे आपको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा क्या है, व्हाट इज द सॉरी, what is the accounting treatment of stores and spares and loose tools when the company will calculate its inventory turnover ratio। अब थोड़ा सा इन्होंने रेशियो से भी इसको जोड़ दिया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में अगर अपन करें तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे while calculating inventory turnover ratio these are not included in inventories, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इन्वेंट्री जो एक वर्ड है ना, इन्वेंट्री जो एक वर्ड है, इसमें आपका सबसे पहली कोई चीज आती है तो होता है स्टॉक आपका,
ठीक है, स्टॉक सबसे बड़ी चीज है, मेजर चीज है, इसको इन्वेंट्री आप बोलते हो। लेकिन क्योंकि आपके ये जो स्पेयर्स वगैरह हैं, जिसको अपन स्टोर्स नाम बोल देते हैं, स्पेयर्स बोल देते हैं, लूज टूल्स बोल देते हैं, तो ये भी आते तो इसमें ही है, आते तो इसमें ही है। लेकिन जब अपन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तब अपन सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को लेंगे इन कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये अपन रेशियोस में वैसे बहुत बारीक तरीके से इसको भी समझेंगे, लेकिन इन्वेंट्री में सिर्फ आप स्टॉक को लोगे, इनको नहीं इंक्लूड करोगे। ये बात को याद रखना, आप यहाँ पे अलग थी तभी मैंने आपको बता दी। What is the objective of this analysis? Objective क्या है भाई? Accessing the ability of enterprise to meet its short term and long term commitments, assessing the earning capacity of enterprise. Basically इन्होंने रेशो के बारे में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि इस रेशो के एडवांटेजेस क्या हैं, तो वो ये दोनों एडवांटेज हैं। हमको पता चलता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से कितनी जल्दी हमारा स्टॉक खपत में आ रहा है, कितनी जल्दी हमको उससे पैसा रियलाइज हो रहा है। तो ये चीज़ें बेसिकली देखते हैं हम लोग। जितना ज़्यादा टर्नओवर रेशो होगा उतना अच्छा है, उतनी ज़्यादा कमाई हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसा अपन मानते हैं। ठीक है, तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन समझे, पूरा पूरा हेड दे दिया। दूसरा पॉइंटर्स दे दिए। तीसरे टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेंशन द आइटम्स अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटीज। ये भी पहले टाइप के क्वेश्चन की तरह, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है वो बता दो। फॉर्मेट याद है, ये चीजें हो जाएंगी। अब फिर से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आता है वो इन्होंने पूछ लिया। अच्छा, इन्होंने इसके भी अंदर पूछा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खुद में एक हेड है, उसके हेड के अंदर क्या आता है। तो नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म किस किस में इन्वेस्ट कर सकता है बंदा? इक्विटी शेयर्स में कर सकता है, डिबेंचर्स में कर सकता है, वो सारी चीजें, म्यूचुअल फंड्स में कर सकता है, लैंड में कर सकता है, किसी जमीन में प्रॉपर्टी में कर सकता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है आपको बस, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। थोड़ा दिमाग भी लगा लोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, वो रटने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट आते हैं। फिर तो जैसा ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इस टाइप के मेजर क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। अगर आपको फॉर्मेट्स क्लियर है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अपन एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि और कोई कुछ है क्या जहां पे मैं आपको बता सकता हूं। अक्रूड इनकम हो गया, कैपिटल एडवांसेस, वर्क इन प्रोग्रेस पता है, ये सब डायरेक्ट आते हैं। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स, ठीक है। अच्छा देखो ये चीज है, कहीं इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स। देखो इंटरेस्ट अक्रूड है और ड्यू है, मतलब मुझे देना है किस पे? लोन्स पे, लोन का इंटरेस्ट मुझे देना है, तो ये मेरी करंट लायबिलिटी है, याद रखना हम हर बार। और अगर कोई भी हेड आपको नहीं मिले, मतलब कोई मेन हेड नहीं है, तो वो अदर करंट लायबिलिटीज में या अदर करंट एसेट्स में वहां पे हो, तो अदर करंट एसेट्स, ये अदर करंट लायबिलिटीज। तो ऐसा बिल्कुल घुस के दिमाग मत फाड़ देना अपना कि यार कोई हेड था, जरूरी नहीं है। आपको कोई लायबिलिटी दिख रही है जिसका कोई मेन हेड नहीं होता, जैसे इंटरेस्ट अक्रूड कोई मेन हेड नहीं होता है ना, तो इसको कहां डालोगे? पहले तो करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा और अदर नॉन करंट अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर ही आ जाएगा। करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर ही आ जाएगा। वैसे ही दूसरा देखते हैं, एडवांस रिकवरेबल इन कैश। एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश, मतलब ये एडवांसेस हैं, आपको एडवांस इनकम समझ लो। एडवांस इनकम कहाँ आती है? तो बेटा वो एसेट्स होते हैं तुम्हारे, करंट एसेट्स है, और एडवांस इनकम 1 साल तक की रहेगी ना, फिर तो सामने वाला कुछ ना कुछ कर ही लेगा। आप या तो चीज ले लोगे या जो भी होगा, पर वो 1 साल के लिए है, तो करंट एसेट है। तो करंट एसेट, लेकिन इस चीज का कोई मेन हेड तो है ही नहीं, तो इसको अपन अदर करंट एसेट्स में डाल देंगे, अदर करंट एसेट्स में। समझे बात को? तो बिल्कुल दिमाग फाड़ के मत सोचना कि बिल्कुल कोई हेड था मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। करंट और नॉन करंट दो चीजें हैं। जब करंट एसेट्स आएगा तो उस पर लिमिटेड चीजें ही आपको लिखनी है, बाकी अगर कुछ आ रहा है जिसका कोई मेन हेड नहीं है तो आप उसको अदर में डाल दोगे, अदर करंट लायबिलिटीज या अदर करंट एसेट्स में डाल दोगे। यहाँ पे ये वाली चीज एक थी, और भी मैं देख लेता हूँ। वैसे ही देखो बार बार ना वो कैपिटल, देखो अक्रूड इनकम, कैपिटल एडवांसेस, बार बार वो वाली चीज आएगी, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कहीं नहीं दिख रही है अगर करंट एसेट्स में, तो अदर में डाल दो, आप खत्म बात। ठीक है, और देख लेते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये वाली सारी चीज़ें तो डायरेक्ट हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, टैक्स रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, अनक्लेम डिविडेंड्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये क्या था भाई, ये देखो एक चीज़ आई, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट। हमेशा देखना, एक बात याद रखना, कंटिंजेंट लायबिलिटी पूरी बैलेंस शीट में ही नहीं आती कहीं पर, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है, ये हुई। और डिबेंचर्स जो इशू होते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो ये दोनों चीज़ें कभी भी भैया मेन इसमें अंदर नहीं आती हैं। कहाँ आती हैं? तो वो आती है बैलेंस शीट के नीचे नोट में। तो बैलेंस शीट का तो कोई हेड बना नहीं भाई, तो आइटम क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट, मेजर हेड है ही नहीं, टू बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट बिलो द बैलेंस शीट, तो इसका कोई मेन हेड है ही नहीं। तो ऐसी चीजों पे भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कोई लायबिलिटी है तो कहीं ना कहीं आई जाए। कंटिंजेंट लायबिलिटीज, डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये कहीं नहीं आते हैं, नोट्स में आते हैं। ऑलराइट, तो और भी चीजें हैं, और मैं देख लेता हूँ कुछ है क्या। पेटेंट्स, जैसे जो नाम दिया है पेटेंट,
अब आपको पता होना चाहिए कि वो इंटेंजिबल एसेट है, तो ऐसा नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आएगा। और भी पूछा होता ना फर्दर एक और हेड, तो आप उसमें भी आप एक और हेड बना के लिख सकते हो कि इंटेंजिबल एसेट्स। फॉर्मेट को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा करोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी तो तुम्हारी मर्जी। आइटम उसका मेजर हेड और सब हेड, मेजर और सब हेड ही पूछा जाता है यूजुअली, तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हो। मेजर हेड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स मत लिखना, वो तो सबको पता है कि होता ही है। मेजर हेड का मतलब कि भाई अगर इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर है तो किस में, शेयर होल्डर फंड में है या फिर कहीं और है नॉन करंट लायबिलिटीज में, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। तो वो चीज को आप ध्यान रखना थोड़ा, मेजर हेड में वो वाले हेड्स आएंगे। इसके बाद कुछ अलग है क्या, इंटरेस्ट ऑन कॉल, ये तो हो जाएगा सारी चीजें। अच्छा देखो, ये फंड दिया, कोई सा भी फंड या कोई सा भी रिजर्व हो तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में आता है, जैसे यहाँ पे सिंकिंग फंड नाम से दे दिया। आप समझो फंड्स, रिजर्व्स, ये सारी चीजें आपके रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में आएंगी, तो सिंकिंग फंड भी आएगा आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले सेक्शन में। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में, तो सिर्फ सब हेड लिखा है, मेन हेड लिखा नहीं है। चलो सिर्फ सब हेड ही पूछा होगा, व्हाट इज द सब हेड, इसलिए, नहीं तो मेन हेड भी लिखा होता। एनीवे क्वेश्चंस को पढ़ना है बेटा आपको, ये भी सिंपल है, बस सिंपल से क्वेश्चंस है। एक बार फॉर्मेट्स आपने याद कर लिए तो क्वेश्चंस तो यार इस वाले चैप्टर के बहुत सिंपल हो जाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि एक 3 मार्कर क्वेश्चन मैं आपको श्योरिटी से बोल सकता हूं 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा, है ना। तो इस वाले फॉर्मेट को कि सर हम याद नहीं करेंगे करके छोड़ना मत, है ना, इसको अच्छे से करना है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क का, या तो 4 मार्क का भी बन सकता है, तो 3 या 4 मार्क्स इस चैप्टर से पक्के हैं तुम्हारे। ऑलराइट, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से करना भाई, अच्छे से फॉर्मेट को 10-12 बार लिख लोगे, 3 मार्क तो पक्के हो जाएंगे, है ना। तो अच्छे से लिख के इस चीज़ की प्रैक्टिस करना। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।